अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, जहां से हम ये आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पे हम मैं मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, जो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम हर थर्सडे को प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा जो हमारी और टीम है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की, डायबिटोलॉजिस्ट की, जिनमें डॉक्टर जावेद भी हैं, डॉक्टर नवीद भी हैं और डॉक्टर आफ्ताब भी हैं और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये सब मिलकर आपकी खिदमत करते रहते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपके लिए डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ोरम से ऐसे आगाही के प्रोग्राम्स भी सारा साल करते रहते हैं। और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का फेसबुक पेज हो या यूट्यूब चैनल हो या वेबसाइट हो, उस पर आप ये तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज मेरे साथ मिस नादिया शेख तशरीफ़ रखती हैं और मेडिकल डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, यूँ तो आपके साथ थर्सडे को प्रोग्राम होता ही है और आप बहुत सी मालूमात हम पहुँचाते हैं हमारे देखने वालों को, मगर ये जो हालिया 2020 का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आ रहा है 14 नवंबर को, इसके तनाजुर में आप क्या कहेंगे? और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये साल 2020 का ख़ास रहा कोविड-19 की वजह से, तो ये ज़रा अहाता कीजिए। इस साल जो डायबिटीज़ का जो आलमी दिन है, जैसे हर एक जो बीमारी जो पूरी दुनिया को मुतासर करती है, तो हम जैसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी होता है, कार्डियक या हार्ट डे भी होता है। डायबिटीज़ भी एक क्रॉनिक बीमारी है जो एक आबादी के बहुत सारे कसीर हिस्से को मुतासर करती है। तो उससे आगे के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया है। ये उस अजीम आदमी की सालगिरह है जिसने इंसुलिन को दरियाफ्त किया था। तो 14 नवंबर का दिन बेसिकली हमें इस तनाज़ुर में भी याद रखना चाहिए। लेकिन इस साल हर साल की एक थीम होती है। इस साल की थीम ये है कि नर्सेज़ का रोल बहुत ज़्यादा है। नर्सेज़ से मुराद ये है कि यानी जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो डायबिटीज़ के कंसल्टेंट का या डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, उसमें डायबिटिक नर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे आपको पता है कि जो कंसल्टेशन रूम के अंदर ये कंसल्टेंट है, वो अपने पेशेंट को मशवरा दे सकता है, उसको अद्वियात तजवीज़ कर सकता है और उसको जो मोटी मोटी चीज़ें एक आउटलाइन दे सकता है। लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, उसको डायबिटिक नर्स के थ्रू होती है, जो एक एजुकेटर का भी काम कर सकती है। लेकिन डायबिटिक नर्स एक अलग से स्पेशलिटी है जिसकी उसकी प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर। तो वो अपने सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को ही वो देखती हैं। तो वो पेशेंट को बताती हैं कि अपनी इंसुलिन की डोज़ को कैसे एडजस्ट करें, इंसुलिन लगाने का तरीका कैसा है और अपनी डाइट को उस लिहाज से कैसे मैनेज करें। तो बेसिकली एक डायबिटीज़ केयर टीम होती है जिसमें डायबिटोलॉजिस्ट होता है, डायबिटिक नर्स होती है, डायबिटिक एजुकेटर होता है और पेशेंट है और फिर उसकी फैमिली है। तो ये पूरे एक इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कोशिश तो करते हैं इसको कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मैं समझता हूँ हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर डायबिटिक नर्स का रोल उतना ज़्यादा नहीं है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे नर्सिस को ट्रेनिंग नहीं है। हम जो जनरल वार्ड्स के अंदर काम करती हैं नर्सिस या आम ओपीडी के अंदर जो काम करती है, वही नर्सेज डायबिटीज़ के बारे में भी उसको उन मरीज़ों को भी देख रही होती हैं। तो हालांकि डायबिटिक नर्स एक अलग से स्पेशलिटी है, पूरी स्पेशलिटी है, जिसमें वो सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट को देखें और डायबिटिक पेशेंट को ही गाइड करें। और ये बेसिकली एक पुल का किरदार अदा करती हैं कंसल्टेंट के दरमियान, यानी डॉक्टर के दरमियान और मरीज़ के दरमियान। यानी आप मरीज़ अपनी जो प्रॉब्लम है डायबिटिक नर्स तक कन्वे करे और वो डायबिटिक नर्स इसके मामले में ख़ुद को जो अपने नॉलेज के मुताबिक गाइड करे और वो रहनुमाई ले अपने कंसल्टेंट से कि इसका पेशेंट का क्या तरीक़ाकार है। देखें, आप अपने पेशेंट को बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, हम बात करते हैं जब कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो वो लेकिन हम उससे ये मरीज़ को नहीं बताते हैं। हम सिर्फ मरीज़ को कहते हैं सैर किया करो। अब ये नहीं पता उसको कब कितनी करनी है, कब करनी है, उसका सैर का क्या इम्पेक्ट आएगा, क्या चीज़ें होंगी, और अपनी शुगर मॉनिटर करनी है, उसको कब करना है, कैसे करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी उससे क्या नताइज अखज़ करने हैं, ये हमें बिल्कुल इसका इल्म नहीं होता। तो डायबिटिक नर्स का जो रोल है वो एक पिवटल किस्म का रोल है, यानी एक बुनियादी नुक्ता है जिसके डायबिटोलॉजिस्ट है, एजुकेटर है,
और नर्स का रोल है। लेकिन अब पाकिस्तान में क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, तो कीपिंग इन माइंड द ग्राउंड रियलिटीज़ के पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली हमें चाहिए ये है कि जो डायबिटिक नर्स है वो उसका ही रोल मेन कर दिया जाए, यानी वो एजुकेटर का रोल भी उसी के पास हो, और बहुत सारी कुछ हद तक कि पेशेंट की जो उसकी साइकोथेरेपी का भी रोल, उसको कुछ ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग दी जाए। उससे आगे हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास पूरी टीम है, हम उनको रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा है ना, डॉक्टर तक जब मरीज़ पहुंचता है तो बहुत कुछ सीख चुका होता है, और फिर डॉक्टर को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है उससे प्रोब करने में या उससे इंफॉर्मेशन लेने में या उसको गाइड करने में। जी, ऐसे देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, तकरीबन मुझे कोई रोज़ के 100 से ज़्यादा 200 मैसेजेस होते हैं, जिसको मुझे गो थ्रू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग बिल्कुल उस पर अपनी पिक्चर्स भेजते हैं, ज़ख़म की तस्वीर भेज देते हैं, उसके बाद हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज देते हैं, तो हम उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे रब्ता कर लेते हैं यार बहुत से। लेकिन ये जो काम है, ये जो पुल का किरदार है, इसमें जो डायबिटिक नर्स वो एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है, जो मरीज़ को इब्तदाई स्टेज पे सपोर्ट, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एड, वो प्रोवाइड कर दे, और बाकी जो अगर उसको ज़रूरत है तो सेकेंड एंड कॉल आपका कंसल्टेंट है जो आपका डायबिटोलॉजिस्ट है वो उसको हैंडल करे। तो ये एक मेरा ख्याल से इस ताल्लुक़ को बड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती से ये ताल्लुक़ इतना अच्छा नहीं है, मजबूत भी नहीं है, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। और दूसरा, हम एक जो बहुत सारे मुझे शिकवा भी होता है, गिला भी होता है कि हमारी बहुत सारी जो तंजीमें हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, साल में एक दिन मना लेते हैं वर्ल्ड डायबिटिक डे, और फिर पूरा साल भूल जाते हैं, सो जाते हैं कि। लेकिन ये आपको पता है कि ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है, ये जिसको हम कंटिन्यूइंग एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसमें आपका जो है इनिशिएटिव है, डॉक्टर सदाकत का इनिशिएटिव है। आप पूरा हफ्ता आप बिज़ी रहते हैं, मिस नादिया शेख बिज़ी रहती हैं, उनके साथ हमारे कंसल्टेंट के साथ इंटरव्यूज़ हैं। हम तकरीबन मेरे ख्याल से पूरे वीक में 2 से 3 टॉपिक कवर कर रहे होते हैं, और पूरा साल आप इसको जमा करें तो सैकड़ों की तादाद में हमारे प्रोग्राम चलते हैं, और रिपीट भी होते हैं, और हमारे पेशेंट को घर बैठे इतनी मालूमात हम फराहम करते हैं। तो इस किस्म के काम करने की ज़रूरत है, जो हम मेरे ख्याल से हम कोशिश करते हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है उसमें कि इस इनिशिएटिव को लेके डायबिटिक इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जो करते हैं, तो इसकी मरीज़ों को मेरे जो फ़ीडबैक मिलता है पेशेंट से, वो कहते हैं हमें बहुत सारी मालूमात हैं जो हमें घर बैठे मिल रही हैं, और हम बहावल नगर में हैं या बहावलपुर में हैं, हमारे लिए आना मुश्किल है। कई दफ़ा हम सिर्फ जो है कि हम प्रोग्राम सुनते हैं, हमें गाइडेंस मिलती है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर किया। बहुत सारे लोगों ने अपना शुगर कंट्रोल बहुत बेहतर किया है, और उनके फैमिली मेम्बर्स इसको सुनते हैं, वो एक दूसरे को रेफ़र भी करते हैं, हमारे प्रोग्राम शेयर भी करते हैं। तो ये एक किस्म की सर्विस है। तो ये जो काम है, तो हमारा जो हर हफ्ता डायबिटिक वीक ही होता है, जो हम सारा साल हम इस तरह के सर्विस दे रहे होते हैं। हम मेरे ख्याल से ईद वाले दिन भी हम प्रोग्राम अगर आती है तो उस दिन भी हमारा प्रोग्राम नशर हो रहा होता है। क्या करना चाहिए, रमज़ान में हम पूरा प्रोग्राम रमज़ान की तैयारी से पहले करते हैं, हज से पहले प्रोग्राम करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो काम है एजुकेशनल प्रोग्राम, ये करने के हम करते हैं। लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, हम जो बात करते हैं, तो उसमें एक नर्स का रोल डेफिनेटली है, जो एजुकेटर का रोल भी जिसको दिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हमें बहुत सारी तंजीमों को, हमारे बहुत सारे इदारों को, हुकूमती लेवल पे भी, और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग हैं, उनको इस पे काम करने की तवज्जो करने की ज़रूरत है। इस तरह जो कंसल्टेंट है वो अपनी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ है उसको ज़्यादा बेहतर कर सकता है। वो बजाय कि आप छोटे छोटे मशवरे में, बजाय कि आपके 2-4 यूनिट इंसुलिन के वो एडजस्ट कर रहा है, आपको वो बता रहा है कि आप ये बंद खाएँ या रोटी खाएँ या नान खाएँ या क्या खाएँ, तो उसके ऊपर अपना वक्त वो अपना लगा रहा है। तो इससे बेहतर है कि वो एक जो है एक बुनियादी नॉलेज उसको दे दिया जाए, और कंसल्टेंट जो आपको एक ऊपर लेवल के ऊपर की टीयर में बात करे, वो आपसे वो आपको उसमें
प्रोफेशनल मशवरा दे सकें। डॉक्टर इम्तियाज़, ये फरमाइएगा कि आपकी सरबराही में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में, जैसे आपने फरमाया कि दूर दराज इलाके भी हैं, मगर आजकल इंटरनेट की बेहतरीन सहूलत है और हमारे से रूशनास हो जाते हैं, कंसल्टेंट से रूशनास हो जाते हैं लोग हमारे इस वेबसाइट के ज़रिए या हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। तो क्या आपके पास ये सहूलत है या आप ये सहूलत फ़राहम कर रहे हैं कि कंसल्टेशन बनफ़्से नफीस की बजाय दूर से, रिमोट से, दूर दराज इलाकों से, अगर वो व्हाट्सएप के ज़रिए या ज़ूम के ज़रिए या जो और दीगर ज़राए हैं उनसे आपसे अपॉइंटमेंट लेके अपनी फ़ीस बज़रिया जो है वो भेज सकते हैं, अकाउंट भेज सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, तो आप ये सहूलत दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सहूलत हम जब से ये कोविड-19 का यानी ये कोरोना की जो वबा हुई तो बहुत सारे मरीज़ लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ सकते थे, क्लिनिक तक उनकी अप्रोच नहीं थी और बहुत सारे डॉक्टर्स क्लिनिक भी नहीं करते थे और लोग एक ख़ाइफ थे कि हॉस्पिटल्स में जाने से या जूम के अंदर जाने से। तो हमने इसको बुनियाद बना के हमने वर्चुअल मीटिंग्स पेशेंट के साथ शुरू की हैं। यानी इसमें हमारा एक नंबर है, मेरे ख्याल से अगर आप वो डिस्प्ले भी कर दें। मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद सैटरडे इवनिंग को कंसल्टेशन करता हूँ शाम को वक़्त, क्योंकि क्लिनिक नहीं करता, फ़ेस टू फ़ेस क्लिनिक नहीं सैटरडे को करता, तो लेकिन सैटरडे या संडे को भी, सैटरडे को लेकिन इवनिंग में डेफिनेटली पेशेंट अपनी बुक करवाते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं, तो उसके साथ मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात होती है। हम उनको अपने नुस्खे, अपने रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, उनको घर बैठे मशवरा मिलता है। इसका फ़ायदा ये देखें, एक दूर दराज इलाके में एक बंदा कोटली में बैठा हुआ है या मीरपुर में है और दूसरी तरफ सिंध के दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है, उसका आने जाने का लाहौर का ख़र्चा और उसको सारी चीज़ों को जमा किया जाए, उसका वक्त भी अगर तो लगा के 24 घंटे या 22 घंटे के बाद आता है, तो वो घर बैठे अपना मशवरा ले सकता है। अगर उसको कोई इमरजेंसी नहीं है तो वो अपने नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में जा सकता है। तो हम घर बैठे ये मशवरा दे रहे हैं और लोगों को ये इस पे अगर जो लोग करना चाहते हैं तो हमारी ये फैसिलिटी मौजूद है, इसका फ़ायदा उठाएं। मेरे ख्याल से हम नंबर भी डिस्प्ले अगर कर दें कि अगर जो लोग करना चाहते हैं इसको, इस फैसिलिटी से हम वो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। तो इसमें बिल्कुल हम ये सहूलत दे रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि ये इसका बहुत अच्छा हमें फ़ीडबैक भी आ रहा है। बहुत सारे लोग नहीं आना चाहते, दूर दराज के इलाके में बैठे हैं, उनको मसरूफियात हैं, तो वो हफ्ते का दिन शाम को वक़्त में अवेलेबल होता हूँ। तो जो बुक करवाना चाहते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, तो वो सारी तफसीलात इसके बारे में बता दें। डॉक्टर इम्तियाज़, ये बताइएगा कि ये सन 2020 जो है 2020, इसमें कोविड-19 का बहुत जो है शुरू होगा रहा, बहुत लोग उससे मुतासिर भी हुए, अभी सेकंड वेव की बात भी हो रही है। थर्ड है। अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब बता सकते हैं? थर्ड है ना सर? एक शुरू में छोटी सी आई थी, लेकिन अब जो है कि फरवरी के शुरू में बिल्कुल थोड़े से थे, लेकिन बेसिकली जो मेजर वेव तो ये सेकंड वेव ही आ रही अच्छा। है। तो अमेरिका के अंदर थर्ड है वैसे। ओके जी, इसके बारे में बताइए कि क्या हिफाजती तदाबीर हो सकती हैं, क्या कैसा रहा, क्योंकि वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 एंड होपफुली एंड ऑफ कोविड-19। तो आप एज ए क्लिनिशियन अपने क्लिनिक में क्या देखते रहे? देखिए, जब शुरू में जब ये मार्च के बाद जब इसका शुरू हुआ उसके बाद अभी, क्योंकि इस बीमारी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल नई बीमारी है, जो दुनिया में साइंटिस्ट को, फिजिशियंस को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं थे कि इसका आउटकम क्या होगा और ये कैसे प्रेजेंट करेगी और इसको कैसे बचा जाएगा, इसका इलाज क्या है। तो एक किस्म की एक एमरजेंसी मेजर्स हो गए, हमें किसी को किसके इलाज तक, अभी भी इलाज पे का हो रहा है, अभी कुछ उस पर काम पेश रफ्त हुई, क्योंकि आपको ये पता है कि दुनिया में जब भी कोई दवाई आती है तो उस पर कुछ साल दरकार होते हैं उस दवाई के असरात को देखने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी एफिकेसी और सेफ्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ अरसा दरकार होता है। तो ये चंद माह, बड़े मार्च से लेकर अगर आप अभी तक अगर लगाएं तो 7-8 माह बनते हैं। तो 7-8 माह बड़ा थोड़ा सा पीरियड है, इसमें बहुत सारे इलाज हुए जिसको बारे में कहा गया ये उसके बारे में ठीक हो सकते हैं। जैसे स्टीरॉयड्स का इंग्लैंड यूके ने रिकमेंड किया, ट्रायल हुआ। फिर जैसे बहुत सारी दवाइयाँ एंटीवायरल, अमेरिका में उन्होंने
एमरजेंसी अप्रूवल दी FDA ने कि ये हो सकती हैं, जैसे रेमडेसिविर है या इस तरह की अद्वियात। तो उसका फ़ायदा कुछ हद तक हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी भी एक जो दवाई अप्रूव की है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक कंपनी ने लेके आई हैं, तो उसको भी FDA ने एमरजेंसी अप्रूवल दी है। FDA एमरजेंसी अप्रूवल देता है कि क्योंकि FDA वैसे अगर अप्रूवल दे, FDA मैं बता दूं वो इदारा है अमेरिका का जो अद्वियात की सेफ्टी और एफिकेसी का जायज़ा लेता है कि क्या ये मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल सेफ़ है या इसका फ़ायदा भी है या नहीं है। तो इसको वो एक, लेकिन क्योंकि ये बीमारी इतनी शॉर्ट पीरियड के लिए है तो एमरजेंसी अप्रूवल दे दी जाती कुछ अद्वियात की कि चलो ये देखें तो से इसके असरात क्या आते हैं। तो फिर उसके असरात में अगर जिसका ना हो तो फिर वो वापस भी उसके बारे में वापस भी ले ली जाती है जो अप्रूवल हुई होती है। तो इसको भी एक दवाई की है। अभी वैक्सीन है वो जो भी कुछ दो कंपनियों ने मिलकर बनाई है जिसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे प्रॉमिसिंग है, लेकिन उसके बारे में उसकी स्टोरेज के बारे में है कि उसको बहुत एक्सट्रीम स्टोरेज टेम्परेचर में नेगेटिव टेम्परेचर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। उसकी ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज आ सकते हैं। उसकी कॉस्ट क्या होगी, गवर्नमेंट लेवल पे कैसे लोगों को दी जाएगी, क्योंकि आप ये सोचिए कि बिलियन 1 अरब बंदे को तो कम से कम लगेगी दुनिया के तो करोड़ों आदमियों को लगेगी, और क्या उस पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं होगी, उसकी एफिकेसी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन होपफुली कि जब 2021 का आगाज़ होगा तो हम इलाज के सिलसिले में काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। तकरीबन हमें कुछ वैक्सीन की जो मसला है कि वैक्सीन की तरफ हम जब तक नहीं पहुंचते तो इसका ख़तरा मंडलाता रहेगा। हमें आबादी की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन चाहिए होगी। जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन कर दी गई है, बहुत सारी बीमारियां जो पहले बहुत ज़्यादा करती थी वो उसको रोक लिया गया है। तो मेरे ख्याल है इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। लेकिन हिफाजती जो है हमें करने चाहिए, जो इंतज़ामात सबको करने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, गैदरिंग है, इसको सैनिटाइजेशन है। लेकिन गैदरिंग का जो है इम्पैक्ट वो बहुत ख़राब हो रहा है इस वक्त। जैसे बहुत सारे शादी हाल खुले हुए हैं और वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब ख़वातीन बेहतर बता सकते, इतना तैयार होकर ब्यूटी पार्लर से कौन मास्क लगाएगा, तो ठीक है ना, तो उसका मकसद ही फौत हो जाएगा तैयार होने का। तो इसमें जो चीज़ें हैं कि बहुत इसमें इसका इम्पैक्ट आ रहा है कि जो गैदरिंग्स का, और मेरे ख्याल वर्चुअल शादी भी शायद वर्चुअल भी होने लग जाएगी। तो मौलवी साहब कहीं और बैठे होंगे, दूल्हा दुल्हा कहीं और बैठे होंगे, तो ये भी होना शुरू हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमती लेवल पे भी इसको और सख्त करने की ज़रूरत है, और दूसरा हम अपने इनफरादी लेवल पे भी हम इससे बचने की कोशिश करें। लेकिन थोड़ी सी एक होप ये है कि बहुत सारे लोग हमारे आबादी का मेरे ख्याल से एक कसीर हिस्सा मुतासर हो चुका हुआ है, और किसी न किसी लेवल पे उनको इन्फेक्शन हुई है और उनके अंदर इम्यूनिटी है, इस वजह से वो भी कुछ लोग अब शायद मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि वो लोग मुतासर हो रहे हैं जो जिनको नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, जो जिनको हो चुकी है उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, किसी ना किसी हद तक उनके अंदर मुदाफ़ियत है। सर ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को पहले हुई है और अब फिर अगर खुदा न खास्ता उनको दोबारा हो गई तो उनके बचने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं कि वो ऑलरेडी उसमें देखें, उसमें दो तरह के हो सकते हैं कि अव्वल तो री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा, री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। अच्छा। यानी अगर आप केसेस अगर पूरे दुनिया में अगर 1 मिलियन लोगों को अगर हुई है या 2 मिलियन को, उसमें से कोई चंद हज़ार भी, 100 सैकड़ों में भी 500-600 लोगों को दोबारा कोई री इन्फेक्शन हुई होगी, बहुत कम है, यानी ना होने के बराबर। उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे केसेस। और फिर खुदा ना खास्ता री इन्फेक्शन होने में हो सकता है कि वायरस भी अपनी शक्ल बदल लेता हो, जिसको हम कहते हैं चेंजिंग ऑफ स्ट्रेन। यानी वायरस अगर पहले किसी एक और वायरस से हम एक्सपोज हुए थे, अब किसी और दूसरी किस्म का है तो वो कोरोना वायरस है, लेकिन वो अपनी वो शक्ल या भेस बदल के वो आ गया तो वो और जो है वो भी, ये ऐसा पहले भी कोरोना की एक खसूसियत है। हाँ जी, क्योंकि जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो हर साल अपनी वो चेंज करता है, तो हर साल इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो नहीं आती है। तो इस तरह वायरस में ये प्रॉपर्टी है उसकी कि वो अपना हैयत चेंज कर लेता है, जिससे इम्यूनिटी हमें उस तरह की नहीं मिलती जितनी
हमें मिलनी चाहिए। पहले हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक कैटेगरी के वायरस से थे एक्सपोज, खुदा ना किसी को सी कैटेगरी से एक्सपोज हो गया, बी से हो गया, तो वो उसको उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी नहीं होगी। लेकिन इम्यूनिटी भी अब कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या वाकई ये इम्यूनिटी कारआमद है। कुछ लोग कहते हैं 3 माह तक काफ़ी है, कुछ कहते हैं जी हमेशा के लिए काफ़ी है, कुछ कहते हैं 6 माह तक काफ़ी है। तो कंट्रोवर्सीज़ हैं, तो भी इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो इस्टेब्लिश है कि आपको जो प्रिवेंशन है वो तो इस्टेब्लिश, उसका रोल तो इस्टेब्लिश है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आज के लिए मैं करना चाहूँगा आपसे, वो ये कि फ़िज़ा लाहौर की आबो हवा जो है उसमें आलूदगी बहुत है। अगर हम जो ऐसे वेदर चैनल्स पे देखें तो अक्सर बताया जा रहा होता है कि बहुत ही हैज़र्डस, बहुत ही ख़तरनाक फ़िज़ा, लाहौर में बहुत ज़्यादा आलूदगी और फ़िज़ा साफ़ नहीं है। और फिर ये जो सीज़न है जिसमें कि ट्रांजिशन हो रही है, सर्दियों की आमद है, ये पिछले दिनों में काफ़ी आपने क्लिनिक पे देखा होगा कि लोग जो हैं ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, और वो डर जाते हैं कि शायद कोविड-19 का जो है ना अटैक हो गया। इस पे ज़रा बताइए। अच्छा, जिसको हम इसको कहते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको AQA कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एक पैमाना है जिससे पता चलता है कि आपकी ख़ास हवा के अंदर कितनी आलूदगी है। यानी वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, यानी इंसानी इस्तेमाल के लिए ये हवा ठीक है कि नहीं है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ये मेजर किए जाते हैं। और ये एक आला होता है जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, वो लोग करते भी, हमारा डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, वो मुख्तलिफ इलाकों में वैन्स खड़ी करके आपने देखा वो मेजर कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। लेकिन आपको शायद याद हो जब लॉकडाउन था, जब ट्रैफिक ना होने के बराबर थी और जब बहुत सारी आपकी फैक्ट्रीज भी बंद थी, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे जो पोल्यूशन का बायस होते हैं वो बंद थे, तो लाहौर की जो एयर क्वालिटी वो बहुत बेहतर हो गई, आसमान नज़र आना शुरू हो गया था। अभी जब शाम को निकले तो बहुत ऐसे मिट्टी सितारे नज़र, आसमान नीला था। और वो लोग जो लोग सियालकोट में रहते हैं वो जम्मू की पहाड़ियाँ भी देख सकते थे, उस पर पड़ी बर्फ़ भी देख सकते थे, तो जो काफ़ी अरसे से उनको नज़र नहीं आई थी। तो एयर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर गई थी और साफ़ हवा हमें शायद कभी शायद नसीब हुई नहीं थी जो हमें नसीब होना शुरू हुई। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि बहुत सारे वजूहात की वजह से ईंटों के भट्टे जैसे कुछ लोग जलाते हैं, हुकूमत ने पाबंदी तो लगाई हुई है। दूसरा ये है कि जो गंदम की जो बाकियात होती हैं, जब गंदम की कटाई हो जाती है, जो बाकियात होती हैं उसको जो किसान जला देते हैं। जो इंडिया के अंदर जो लोग हैं, हमारे मुल्क में तो काफ़ी है उस नहीं है, लेकिन इंडिया के जो ईस्टर्न पंजाब साइड पे वहाँ पे काफ़ी ये जलाई जाती है और उसका धुआं बनता है, वो हमारे लाहौर और पंजाब को ख़ास तौर पे ख़ासा इफ़ेक्ट करता है। और हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर आप जो भी आप नेट पे डाल के देखें तो उसको जब उसको मेजर करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा है कि मेरे ख्याल से जिसमें वो कहते हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हद को छू रही है। और आपने देखा होगा कि लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में अक्सर लोग गला ख़राब, बुखार, आँखों के अंदर जलन, एलर्जी किसी कैफियत, सांस के जो दमे के मरीज़ हैं उनकी तबीयत ख़राब, यानी ये हम इस सेहतमंद फ़िज़ा के अंदर नहीं रह रहे। बिल्कुल हम एक जहरीली जो है वो हवा है जिसके अंदर हम सांस लेने पे मजबूर हैं। डॉक्टर साहब, ये शहरों का हाल है या गाँव में भी यही सिचुएशन है? मेरा ख्याल है कि गांव में काफ़ी हद तक कम होगा, खुला होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये पोल्यूशन सिर्फ हवा में भी नहीं है, पानी में भी है। जो फुजला जो वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारी फैक्ट्रीज अपनी नालों के अंदर फेंकती हैं, वो पानी के अंदर जाता है, पानी से वो नीचे ज़मीन में जज़ब होता है, तो ज़मीन से हम जब पानी निकालते हैं वो भी पोल्यूटेड होता है। उसमें शीशे की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो मुख्तलिफ बीमारियाँ, कैंसर का बायस है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि ये जो ऐसा शोबा है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे काम नहीं हुआ, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। जैसे आपको पता है कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर जैसे शॉपर बैग्स हैं उस पर पाबंदी लगी है कि शॉपर बैग्स की जो उसका वो दुनिया में सारा जो कूड़ा करकट होता है वो आपको पता है कि वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाता है उसकी ये, लेकिन ये शॉपर्स हैं ये नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, और ये एक कंटिन्यूसली पोल्यूशन है। पानी में अगर समुंदर में, दरिया में फेंक दिए जाते हैं
और अगर आपके बहुत सारे वेस्ट जो नाले नालियाँ उनमें ये जाके फंस जाते हैं। तो इसका एक हमारी जो अदलिया है उन्होंने बड़ा अच्छा नोटिस लिया है, हाँ। इस पे पाबंदी लगाई है। और कागज़ के या कपड़े के जो हैं वो आपको बचपन में जो लोग थे लोगों के पास थैला होता था कपड़े का जिसके अंदर अपना सामान लेके आते थे। अभी भी किसी अच्छी जगह से जब शॉपिंग करते हैं तो वो आपको पेमेंट पे वो दे देते हैं। तो ये शॉपर बैग का भी बड़ा अच्छा डिसीजन अदलिया की वजह से हमारे मुल्क में इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसमें शोरों होगा तो बहुत है लोगों का, कुछ लोग जिसकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन मेरा ख्याल है फिर इसको बात इस पे नहीं होता है, फिर इस कूड़े को जलाया जाता है। फिर वो ये आपने देखा उससे फिर एक स्मेल पैदा होती है, एक धुआं पैदा होता है और वो पोल्यूशन में इजाफा करता है। तो जहाँ कूड़ा जलाया जा रहा हो ये जुर्म है बहैसियत, अगर आप देखें कानून के मुताबिक देखा जाए तो उसको भी हमें डिस्करेज करना चाहिए। लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि कूड़े क्यों जला रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को लेवल पे कुछ अर्सा पहले बड़ा अच्छा सफाई का निज़ाम चल रहा था लाहौर के अंदर कम से कम, उसके आप प्रॉपर डिस्पोजल था। काफ़ी अरसे से आपने देखा ढेर लगे हुए हैं और डिस्पोजल नहीं हो रहा। तो उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। बहरहाल खैर हमें एक एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट ये वो है जो खामोश कातिल है डायबिटीज़ की तरह, और ये हमें अंदर ही अंदर से बहुत सारी बीमारियों का शिकार करवा देती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, अभी हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है कि आपने इससे इस्तेफ़ादा किया होगा। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।